मंसूरी साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नसीम अहमद मंसूरी साहब, मध्य प्रदेश के प्रभारी जाहिद मंसूरी साहब, यूपी के अध्यक्ष हाजी रबीउल्लाह साहब, बिहार के अध्यक्ष अजीम मंसूरी साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, दोनों से न चलेगा, ठीक, अभी हो जाएगा, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नज़ीर मंसूरी साहब, यूपी के ये दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट सदाकत मंसूरी साहब, और मंच पे बैठे हुए आपके दिल्ली के वरिष्ठ महामंत्री हाजी अयूब साहब, जिनको हम लोग हाजी पप्पू के नाम से जानते हैं और कहते हैं, और मंच पे बैठे हुए जिम्मेदार साथियों और यहाँ पे इकट्ठा हुए बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को इस प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइजर इंजीनियर साहब हैं, उनके साथ साथ दिल्ली के तमाम टीम और यहाँ के जिम्मेदार साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस काम को अंजाम दिया और एक अच्छा प्रोग्राम कराया। हमारे सामने बहुत परेशानी थी। 31 तारीख की सुबह से हमारी वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक उनके बिल्कुल हाथ पैर ऐंठने लगा और इतनी मोहलत नहीं थी कि किस हॉस्पिटल में ले जाएं, ऐसी जगह चलें जहां जाम ना मिले। बगल के हॉस्पिटल में ले गए तो सबसे पहले बीपी चेक कराया तो 60 और 30, नीचे का 30 ऊपर का 60 बीपी था। 92 साल की उम्र है उनकी। आधे दिन तक एक हॉस्पिटल में रख के बीपी जब कंट्रोल हुआ तो फिर उनको लखनऊ के एक अवध हॉस्पिटल में एडमिट कराया और 6 तारीख की सुबह हम यहाँ आ जाते, क्योंकि हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट सदाकत भाई हैं, इंजीनियर साहब हैं, इन लोगों को पहली बार ये प्रोग्राम की जिम्मेदारी मिली थी। इनके साथ 3 दिन रहने का हमारा प्रोग्राम था कि आप लोगों के साथ 3 दिन तक जहाँ जहाँ आप हमको ले जाते, हम आप लोगों के बीच में जाते और अपील करते, और उस अपील में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, ये मकसद था, मगर वो नहीं हो सका। और कल रात में 10 साढ़े 10 बजे हमारे बड़े भाई अजीज अकारिब, जैसे मरीज के पास प्राइवेट रूम में सब भर जाते हैं, उस वक्त भर के उन लोगों ने कहा कि भाई माँ से भी बड़ी कोई शख्सियत होती है, तो माँ को छोड़ के जा रहे हो। एक बड़ा सवाल मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा कि माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मगर मैं जिनके लिए जा रहा हूँ वो जमात है, हमारी बिरादरी है, हमारा ब्लड है, वो भी किसी से कम नहीं ना। उनकी भी इज्जत अफजाई होनी चाहिए, उनके भी बीच में हमको जाना चाहिए। इसलिए सारे प्रोग्राम कैंसिल करके हम फ्लाइट से सुबह आए और आज देर रात तक हमारी वापसी हो जाएगी। तमाम साथियों ने अपनी बात रखी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिना साथियों मुत्तहिद हुए बात बनने वाली नहीं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में मुत्तहिद होने की बात कही थी। और जिस वक्त आपने मुत्तहिद होने की बात कही थी, क्या उस वक्त पूरे दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी थी, कहीं लोकतंत्र था, कहीं जमहूरी निजाम था? कहीं नहीं था। उसके बावजूद रसूल अल्लाह ने कहा मुत्तहिद हो। क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक दिन जिस मूवमेंट को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला रहे थे, वो जानते थे कि ये मूवमेंट दुनिया का इतना कामयाब और इतना बड़ा मूवमेंट होगा कि इसके मानने वाले पूरे दुनिया में होंगे, और जहां जहां वो मुत्तहिद होंगे वहां वहां कामयाब होंगे। आज सरों की लड़ाई है, तादाद की लड़ाई है, गिनती की लड़ाई है। तादाद में आप कितने हैं आपको मालूम होना चाहिए और किसकी क्या हैसियत है। यादव उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आज पिछले 2 सालों से समाजवादी पार्टी में हूं, वरना स्टूडेंट लाइफ से मैं बीएसपी में था।
और उस वक्त से बीएसपी में था, जब मैं इंटर फाइनल था मेरा, उस वक्त से बीएसपी में था। ये आजाद भाई हमारे बचपन के साथी ही बैठे हुए हैं। जब लगभग 20,000 किलोमीटर मैंने कांशीराम को गाड़ी पे बैठा के चलाया होगा, और मेरे पास खुद बाइक थी, मगर दूसरों की गाड़ी मांग के लाता था और चलाता था। मैं एक मूवमेंट से जुड़ा था और उसको छोड़ा, फिर आज मैं 2 सालों से समाजवादी में हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि किसकी कितनी तादाद है और उसकी क्या हैसियत है, और आपकी कितनी तादाद है और आपकी क्या हैसियत है। यादव 7% है, कुर्मी 6% है, जाट 1.5% है, लोध 1.5% है, पंडित 6% है, ठाकुर 4% है, और आप, कोई आपको 20 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 28 कहता है। मगर आज हकीकत यह है कि इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले 30% से कम नहीं है, और 30% की आबादी, और उस 30% की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा आप हो। सबसे बड़ा हिस्सा अंसारी है, अंसारी जमात के लोग हैं, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा आप हो, और आपकी क्या सियासी हैसियत है। आपको इसको बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। आज चौधरी अजीत सिंह का लड़का जैन चौधरी 1.5% का नेता है, मुख्यमंत्री उसके तेल लगाता है, प्रधानमंत्री उसके तेल लगाता है। उमा भारती लोधों की नेता है, लोग 1.5% है। कल्याण सिंह लोधों का नेता था, लोग 1.5% है। 1.5% के लोग मुख्यमंत्री बने हैं, 4% लोग, 6% लोग, 3% के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, और आप मुस्लिम आबादी का 30% का आप 7% हैं। ये जितने पिछड़े मैंने गिनाए हैं, आप सबसे ज्यादा हैं, और आपकी क्या हैसियत है, इसको साथियों बहुत हम लोगों को संजीदगी से सोचना होगा, तभी रास्ता निकलेगा। आज यही प्रोग्राम, जितने लोग आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर आज यही पूरा स्कूल का मैदान भरा होता, सड़क जाम होती, तो इस इलाके का एमपी और इस इलाके का एमएलए इंजीनियर साहब की कल सुबह खैरियत लेने आता, या जो लोग इस प्रोग्राम की तैयारी में थे उनकी खैरियत लेने आता कि क्या प्रोग्राम क्या कराया था। बहुत लोग जुटे थे। तो जब तादाद की लड़ाई है, जमहूरी निजाम है, हैसियत पैसे से नहीं बनेगी, हैसियत तादाद से बनेगी। साथियों, आज तमाम हमारे साथियों ने तालीम की बात करी। मां बाप को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बच्चा ऐसा ही नहीं पढ़ जाएगा। नमाज की बात करी, तालीम की बात करी, किस चीज की ज्यादा जरूरत थी? पहली वही नाजिल हुई, इकरा। तालीम ईमान वालों के लिए फर्ज है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अरे मोहम्मद इनको मस्जिद ले जाओ, नमाज पढ़ा दो। ये 22 साल बाद कहा, 42 साल की उम्र में ये सारी चीजें आई हैं। 42 साल से पहले अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इनको हज करा दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहम्मद ज़कात करा दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इनसे नेक काम करा दो। ये सारी वहियें बाद में नाजिल हुई हैं, और सबसे पहली वही नाजिल हुई है इकरा, पढ़ो। तालीम क्या, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। और आज जहां जितने लोग बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के आज जब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, रात का खाना खाने के बाद आप सोइएगा, तो आप घरों में देखिए कि मेरी क्या हैसियत है। आप बच्चे से तालीम की उम्मीद रखते हैं। कैसे आप तालीम की उम्मीद रखते हैं? आप लोग अपने घरों में, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में गेस्ट बन गए हैं। जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप सो रहे हैं, और जब बच्चा शाम को पढ़ के सो गया तो आप घर आ रहे हैं। एक एक हफ्ता, 5-5 दिन, 4-4 दिन बच्चे आपको देख नहीं पा रहे, तो आप मेहमान हुए या बच्चों के वालिदैन हुए? आप बच्चों के बाप हुए या उस घर के मेहमान हुए? ये आपको तय करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने घरों के काम में बीवियों की मदद करो। इसका मतलब ये नहीं था कि आप 10 किलो आटा बीवी के साथ गूंजिए। इसका मतलब ये नहीं था कि बीवी के साथ आप बिरयानी बनाइए, कोरमा बनाइए, ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि बीवी के काम में साथ देने का मतलब
कि सुबह जल्दी उठिए, नमाज पढ़िए और उसके बाद बच्चे की स्कूल की तैयारी में उसको ड्रेस पहना दीजिए, उसको टाई पहना दीजिए और बच्चे के जूते का फीता बांध दीजिए। जो बाप अपने बच्चे के जूते का फीता बांध देगा और वो बच्चा अल्लाह ने चाहा अगर उसको कलेक्टर और कप्तान या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया तो उस बच्चे की हैसियत नहीं होगी बाप के सामने खड़े होने की। आज बच्चे सवाल कर रहे हैं, आज बच्चे अपने बाप से सवाल कर रहे हैं, तुमने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। हक नहीं उनको सवाल करने का, मगर सवाल हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार, किसके लिए कमा रहे हैं रात दिन। आदमी की जरूरत की चाहत की एक हद होती है। 4 व्हीलर गाड़ी जिसके पास है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, पक्का मकान है आपका, और आप कर किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। और उस बच्चे को आप कितना टाइम देते हैं, इसको आपको बड़ी संजीदगी से आपको सोचना होगा। आज दिल्ली के लोग, ज्यादातर दिल्ली के लोग अपने अपना गांव, अपना अपना जिला, अपना अपना शहर छोड़ के यहां आए। ज्यादातर आउटसाइडर बैठे हैं यहां। क्यों आए? क्राइसिस थी। कुछ तो शौकिया आए होंगे कि चलो दिल्ली में बड़ा कारोबार करें, मगर ज्यादातर लोग क्राइसिस में आए हैं, मजबूरी में आए हैं, बेरोजगारी में आए हैं। इसका मतलब कि उन्होंने हिजरत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरी की है कि जब क्राइसिस में आओ, परेशान हो जाओ तो हिजरत करो, जगह बदल दो। आपने जगह बदला। जगह बदलने के बाद आपको 3 काम करना चाहिए। दीन की तबलीग करना चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहिए, रोजगार करना चाहिए। आप 3 में कौन सा काम ज्यादा कर रहे हैं, कौन सा काम कम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को बहुत ही हम लोगों को संजीदगी से सोचना होगा। बच्चे को आप कलेक्टर बनाना चाहते हैं, हर बाप चाहता है। और समाज की पहली शुरुआत, समाज नाम बहुत बड़ा है, जमात नाम बहुत बड़ी है, मगर जब समाज की पहली शुरुआत उसके अपने घर से होती है। हम अगर मंचों पे तालीम की बात करें और मेरा बच्चा अगर न पढ़ सके, उसको हम जुगाड़ से हाई स्कूल पास कराएं, सेटिंग गेटिंग से इंटर पास कराएं, गांव के किसी डिग्री कॉलेज से उसको हम ग्रेजुएशन कराएं, तो इसके मतलब कि हम एजुकेशन पे अगर 25 साल से बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। मुझसे बड़ा कोई झूठा नहीं। इसलिए समाज की शुरुआत अपने घर से होती है। और मैंने किया, अभी तमाम लोग शादी और रिश्ते की बात कर रहे थे। बुंदेलखंड के अगर कुछ लोग यहां बैठे हों तो बुंदेलखंड में इज्तिमाई शादी बहुत होती है। बुंदेलखंड के एरिया में इज्तिमाई शादी होती है। एक इज्तिमाई शादी में कुछ बातचीत हुई, मैं मंत्री था, हम थे उस प्रोग्राम में, अनीस भाई भी गए थे, हम दोनों लोग एक साथ थे। उस इज्तिमाई शादी में कुछ बोल दिया होगा हमने। हमारे साथ हमारा एक जो सरकारी पीओ होता है, उसके साथ एक प्राइवेट भी हम रखे थे। स्पीड ज्यादा है काम करने का तरीका, नॉर्मल स्पीड में नहीं चलता हूँ, बिना कोयले पानी के इंजन हूँ, रात दिन भागता हूँ। तो 1-2 आदमी साथ रखने से काम नहीं चलता। एक मोबाइल लिए रहता है तो एक नोट करता है कहाँ जाना है, क्या काम करना है। उसने गाड़ी में मुझसे कहा कि सर आज आप अच्छा बोले। ब्राह्मण था, पंडित था। हमने कहा क्या बोले? उसने कहा कि आप ये अच्छा बोले, आज आपने ये कहा कि मजबूत लोगों को, खुशहाल लोगों को, गरीबों को, जैसे कि अभी हाजी जी ने कहा है, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये ठीक है, मगर उसके साथ साथ अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करना चाहिए। हम आज दो वलीमा कर रहे हैं। एक में गांव के लोगों को दरी बिछा के बैठा देते हैं और दिल्ली में बड़े होटलों में करते हैं। ये तरीका गलत है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करी। मैंने कहा इसको नोट कर लेना यार, शैलेंद्र शुक्ला उसका नाम था। मैंने कहा नोट कर लेना, ये हमको याद दिलाना जब मौका आएगा। और मैंने अपनी बड़ी बेटी, जो मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, उसकी जब मैंने शादी किया, 10,000 लोगों का मजमा था। और उस मजमे में लोग परेशान थे कि जावेद भाई ने कार्ड पे तो एक लड़की की दावत लिखा है, यहाँ 3 दुल्हन और 3 दूल्हा कैसे बैठे, कैसे 3 दुल्हन और 3 दूल्हा बैठे हुए हैं। मैंने अपनी बेटी के साथ मौलाना फिरंगी महली साहब ने निकाह पढ़ाया था।
मैंने अपनी बेटी के साथ 2 यतीम बेटियों को बगल में बैठाया और उन यतीम बच्चियों का निकाह अपनी बेटी के साथ कराया, उसी डाइस पे, उसी मंच पे, उसी तरीके से जो उनकी जरूरतें की चीजें थी वो दी। तो शुरुआत करिए, अपने से शुरुआत करना होगा। अभी वो बता रहे थे कि उनका बेटा शूटर है। मेरी दूसरी बेटी, मैंने उसको यूके से MBA कराया। हमारा दूसरा दामाद जापान में गूगल में है। बेटा मेरा स्पोर्टमैन है, नेशनल शूटर है। अभी जो बता रहे थे कि मेरी बेटी शूटर है, नेशनल शूटर है मेरा बेटा, आकिब जावेद नाम है उसका, और उसको राजनाथ सिंह ने सीधा स्पोर्ट कोटे से डिप्टी SP बना दिया था, मगर मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा अभी और खेलेगा। तीसरी बेटी मेरी वकालत कर रही है, काम काज भी करता हूं, मगर समाज की शुरुआत अपने घर से होती है। मंचों पे हम भाषण दे के चले जाएं और हमारा बच्चा अगर तालीम ना हासिल कर सके, आप सुनिए और सुन के चले जाइए, और आपका बच्चा अगर तालीम ना हासिल कर सके, तो साथियों ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसलिए बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है। सियासी हैसियत कैसे बने, आज जानते हैं हम लोग कहां खड़े हैं। अब दिल्ली का तो माहौल जो भी हो सकता है शायद कोई हमारी आवाज को टेप भी कर ले, हमारी पार्टी के नेता को सुना दे, मगर मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, ताकत देने वाला ऊपर वाला है, रोटी देने वाला ऊपर वाला है। इसलिए सियासत को मैं जरूरत समझता हूं, रोजी नहीं समझता। जरूरत है इसलिए सियासत कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके, उत्तर प्रदेश ही नहीं आधे मुल्क के अंदर आपकी हालात जानते हैं सियासी क्या हो गई है। हर पार्टी का बड़ा नेता जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आपके बारे में सोचता है जाओगे कहां जाओगे, तुमको तो बीजेपी को हराना है, तुम हम ही को वोट दोगे, हिस्सेदारी तुमको दें चाहे ना दें, कहां जाओगे। इस तरह के सवालों को काटना होगा, इस तरह के सवालों को काटना होगा। अभी इस्राइल मंसूरी बिहार के अंदर मंत्री बन गए, MLA बने, हम तेजस्वी यादव से मिले, टाइम मिले, ये सब साथ में थे, तेजस्वी से मिले तो तेजस्वी ने हमने बताया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में मंसूरी है, और हिस्सेदारी के नाम पे मैं जिन बातों को बोल रहा हूं, मैं फॉरवर्ड मुसलमान से नाराज नहीं हूं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि बिरादरी और जमात के बारे में मैं बाकायदा फतवा ले चुका हूं। ये कबीले की बिगड़ी हुई शक्ल है जो यहां आके बिरादरी बन गई। पहले कबीले से लोग पहचाने जाते थे, आज बिरादरी से पहचाने जा रहे हैं। और आप अपने कबीले की, अपनी बिरादरी की बेहतरी के लिए बात कर सकते हैं और उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मैं फतवा लेके बैठा हूं। मैंने तेजस्वी से कहा, 2 मिनट का टाइम दिया उन्होंने, जैसे ही बैठे बातचीत शुरू भी हुई, बस हम खड़े हो गए। कहने लगे बैठिए, आप खड़े क्यों? हमने कहा सामने लिखा है, बोर्ड लगा ना बड़े नेताओं के सामने, इनसे इतने मिनट, इनसे इतने मिनट, इनसे इतने मिनट। मैं खड़ा हो गया। कहने लगे क्यों खड़े हो गए? तो हमने कहा 2 मिनट हो गया। 2 मिनट का टाइम नाम के आगे लिखा था, तो मैंने कहा 2 मिनट हो गया। कहने लगे नहीं बैठिए बैठिए। हमने कहा मुसलमानों का बिहार में सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है और हिस्सेदारी के नाम पे 0 है। आप लोग ये समझते हैं कि हम जाएंगे कहां, हम मजबूरी में आपको वोट देंगे, बीजेपी को हराना है। मगर मैंने कहा ये सोच मुसलमानों की बदल रही है। अब हिस्सेदारी देखेंगे, हराना जिताना बहुत पहलवान ढूंढा, इतना पहलवान ढूंढा। आज माहौल ये बन गया है कि ब्राह्मण एजुकेशन पे बात करता है, ठाकुर हुकूमत की बात कर रहा है, बनिया अपनी बात कर रहा है, यादव अपनी बात कर रहा है, कुर्मी अपनी बात कर रहा है, कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई हक अधिकार की बात कर रहा है, कोई हिस्सेदारी की बात कर रहा है। और मुसलमान क्या काम कर रहा है? आधे हिंदुस्तान से ज्यादा हिस्से में पहलवान ढूंढ रहा है। हमारी तालीम की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत नहीं, हमें हक और अधिकार की जरूरत नहीं, हम पहलवान ढूंढ रहे हैं कि कौन पहलवान ऐसा है जो बीजेपी को हरा दे। तो साथियों, अब इससे ये आपकी दुखती रग हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पकड़ लिया है। ये सोच बदलिए और ये चर्चा बदल दीजिए। हराने का बीजेपी को इरादा होना चाहिए, हराना चाहिए बीजेपी को।
मगर क्यों आप सड़कों पे, चाय की होटलों पे क्यों बयान करते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे? हम हराने की बात ही छोड़ दें, हम पहलवान ढूंढना बंद कर दें, हम अपना रास्ता निकालें और अपनी सियासी हैसियत हमको बनाने की जरूरत है। उसके साथ साथ हालात साथियों इतने खराब हैं कि पिछले 10 सालों से मैं धुनकर आयोग की बात कर रहा हूं। धुनकर आयोग हम लोगों की, हमारा और अंसारी भाइयों का काम एक जैसा है, हमारा और अंसारी भाइयों का काम एक जैसा है। वो उनसे पहले हम हैं, उनसे पहले हम हैं। हो सकता है आप दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हैं, आपको आपके बुजुर्गों ने क्या काम किया इसकी जानकारी ना हो। जो कपास की रुई गिरती है उसको हमारे पुरखे इकट्ठा करते थे, समेटते थे, साफ सुथरा करते थे और साफ सुथरा करके फिर अंसारी भाई को देते थे। वो उसका धागा बनाता था, फिर कपड़ा बनता था। तो उसके हिस्से का आधा काम हम कर रहे हैं। मगर जो बुनकरों को मिल रहा है, वो बिजली ले तो 50 पैसा दे, वो लोन ले तो लोन का उसका इंटरेस्ट कम है, बिजली का उसका रेट कम है, सारी फैसिलिटीज उसको है बुनकर को, और धुनकर को कुछ नहीं। और धुनकर आयोग की बातचीत चल रही है, कई स्टेटों में चल रही है, बिहार में भी चल रही है, इंशाल्लाह दिल्ली में भी शुरू करिए इस लड़ाई को और धुनकर आयोग बने। उस आयोग के बनने से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी। उसके साथ साथ जंतर मंतर की बात अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया। मेरी भी चाहत है कि जंतर मंतर पे प्रोग्राम होना चाहिए। हिम्मत नहीं पड़ती, बाखुदा बता रहा हूं, यकीन कीजिए, हिम्मत नहीं पड़ती कि पता नहीं कितनी भीड़ जुटेगी। सिर्फ दिल्ली के लोग एक दिन के लिए, दिल्ली के लोग एक दिन के लिए अपना रोजगार बंद कर दें। अल्लाह ने इतना नवाजा है आप लोगों को कि आपके, चाहे आप पैंट बना रहे हो, चाहे बेकरी का काम कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हैं, किसी के पास 5 आदमी का स्टाफ है, किसी के पास 10 आदमी का स्टाफ है, किसी के पास 50 का स्टाफ है, किसी के पास 100 आदमी का स्टाफ है। एक दिन अगर जंतर मंतर पे आप अपना रोज काम काज बंद कर दीजिए और बंद करके जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाइए, पूरे हिंदुस्तान का टीवी बोलने का काम कर देगा कि आज मंसूरी जमात के लोगों ने ये काम किया। मगर आज सवाल क्या है, अब अभी ये बहुत सी चीजों को मैं एक्सप्लेन ना करूं तो आपस में बहस आप लोग करेंगे। बहस क्या करेंगे, हमें इंजीनियर साहब ने क्यों प्रोग्राम कराया, कुछ है चक्कर, कुछ है मामला, कहीं से कुछ गड़बड़ है जो इंजीनियर साहब प्रोग्राम करा रहे हैं। जब ये सोच होगी, ये आदमी 36 किलोमीटर चल के 36 घंटे चल के ये आदमी आया, आप इसको क्या दिला देंगे? ये बहुत बड़े एडिटर हैं, लाखों अखबार इनका डेली निकलता है। क्या आप पूरे दिल्ली के अंदर आपके एक पीस भी आती है? अमन साहब, दिल्ली में आपका एक अखबार आता है, एक पीस भी आती है? नहीं आती। आप इनके एडिशन की एक पीस नहीं बढ़ा सकते, मगर क्यों आए हैं? ये ब्लड इनको यहां तक लेके आया है। और जिस वक्त मैं बेंगलोर गया था और बेंगलोर के बाद जब टीपू सुल्तान साहब की दरगाह पे गया, ये लेके गए, तो उस गांव में ये पोजीशन थी कि पूरा गांव सड़क पे खड़ा था। टीपू सुल्तान आपके बुजुर्ग हैं, टीपू सुल्तान मंसूरी थे। आज सवाल खड़ा हुआ है इस बात का। हम अब हैदराबाद गए, इन्हीं लोगों ने प्रोग्राम कराया। ओवैसी साहब से टाइम लिया, ओवैसी साहब की पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। ओवैसी साहब ने ऐसे ही, जैसे मुस्लिम इलाके में चाय आती है तार के छन्ने में, उसी तरीके की चाय आई, रख दी गई। फिर उन्होंने कहा कि मंसूरी तो यहाँ बहुत थोड़ा सा है, दिखता ही नहीं। तब बताया गया कि मंसूरी साउथ इंडिया में इन नामों से जाना जाता है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि नद्दा, पंजारा, दादू खुला, 10 नाम ऐसे कहने लगे, ये सब मंसूरी हैं। मैंने कहा ये सब मंसूरी हैं। ओवैसी साहब जो चाय लाए थे उनको डांटा, ऐसे चाय लाते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, जाओ इसको उठा के ले जाओ। फिर नमकीन आया, मीठा आई, तश्तरी के साथ, कप के साथ तश्तरी, और फिर चाय आई, और यकीन कीजिए गाड़ी तक छोड़ने आए। तो ये इज्जत जावेद इकबाल को नहीं मिली है, ये इज्जत आपकी है, मंसूरियों की है, जमात की इज्जत थी और जमात की ताकत थी। इस तरीके से बनना चाहिए। और उस दिन के बाद से हाजी रबीउल्लाह के बारे में भी ओवैसी साहब की सोच बदल गई है।
कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके पार्लियामेंट में मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है। कर्नाटक में कितने मुसलमान हैं टोटल? आधे जितने मुस्लिम हैं लगभग टोटल आपके यहां 60 या 70 लाख मुसलमान हैं, आधे टोटल का आधा मुस्लिम मंसूरी है कर्नाटक के अंदर, 40%। वी कुमार इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सरकार बनने जा रही थी उसकी, ये बेचारे मिलने जा रहे थे, मिली जब जितना लेटर पैड पे जमीतुल मंसूर और मंसूरी समाज का डिटेल और अपना विजिटिंग कार्ड लगाया तो तमाम उसके भाई देख तो वो डिप्टी सीएम ऊपर से माइंस का काम करता है, बहुत बड़ा आदमी है, तमाम सिक्योरिटी वाले रोक रहे थे। मगर जब उससे नद्दा, पिंजारा, दादूकुला ये तमाम बिरादरियों को बताया कि नेता हैं ये, और 2 दिन बाकी था उसकी बेटी की शादी को भी इन्होंने बताया, सबको हटा के उस आदमी ने मिलने का काम किया और वहां की सरकार में हिस्सेदारी के नाम के बराबर इनसे बातचीत हो रही है। तो आज अगर दिल्ली में बात बनेगी, आज अगर दिल्ली में बात बनेगी, एक राउंड मेरी बात संजय सिंह से हो चुकी है, सवाल इस बात का भी है, परेशानी ये भी है कि आधी बात सुनने के बाद संजय सिंह बोले कि ये मंसूरी क्या होता है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या पार्टी का सीनियर लीडर ये कहते कि मंसूरी कौन होता है, कौन इसका जिम्मेदार है? हम सारे लोग जिम्मेदार हैं, जितने ऊपर बैठे हैं वो, जितने नीचे बैठे हैं ये सब जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि इस तरह के प्रोग्राम कर करके आप जता ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितने हैं, कहां कहां पे हैं और हम किसको बना बिगाड़ सकते हैं। कांशीराम कहते थे कि रोटी जिस तरह से पलटती है उस तरह से सरकारों को भी पलटना चाहिए, एमएलए एमपी को भी पलटना चाहिए। यह नहीं कि मुस्लिम इलाका है तुम यही जीते, वो जीतेगा लगातार 3 बार 4 बार नाकारा हो जाएगा, पलटो उसको रोटी की तरह, एक बार हार जाएगा और हारने की वजह बनी है, नहीं रास्ते पे आते हैं, चाहे कोई हो आपके यहाँ के एमएलए, बगल का मुस्लिम इलाका है वहां का कोई एमएलए हो, आप लड़ाने को हिस्सेदारी मांगिए, आपको नहीं मिलती हिस्सेदारी, खड़ा कर दीजिए एक मंसूरी और वो 25,000 30,000 वोट पा जाएगा। वो 30,000 वोट से 32,000 वोट से जब वो हार जाएगा तब उसके कान खड़े होंगे कि हार की वजह ये मंसूरी है। आप देखिएगा तेल लगाना शुरू कर देगा, आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर देगा, या जीतो या लड़ो या हार की वजह बनो, तब साथियों हक और हुकूक और हिस्सेदारी मिलने का काम करेगी। आज वह बिल जो आ रहा है ये बड़ा खराब मंसूबा है। हम लोगों के पुरखों ने जो जगह दीन के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ की है, उस जगह का मालिक, करने वाला तो मालिक नहीं ना। अगर हमारे दादा ने वक्फ किया तो हम उसको बना बिगाड़ नहीं सकते, वक्फ है। मगर ये सरकार बनाने बिगाड़ने और कब्जा करने जा रही है। हिंदुस्तान में सब कुछ मौजूदा सरकार बेच चुकी है, जमीन बाकी है, और नजूम और वक्फ ये दोनों मिला के 60 से 65% हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, पूरा दिल्ली वक्फ है, सब बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन भी इसका विरोध करने का तरीका है, नेट पे देख लीजिए। जरूरी नहीं कि एमएलए एमपी इसका विरोध करें, आप सभी लोग, जितने लोग आज मीटिंग में आए हैं, साइबर कैफे में बैठ जाइए, चाहे अपने बच्चे को लैपटॉप दे दीजिए कि कैसे हम इसमें अपनी आपत्ति जताएं। ज्यादा से ज्यादा इसमें विरोध करने की जरूरत है, आपत्ति जताने की जरूरत है। जातिगत जनगणना होगी, जाति जनगणना का बिगुल इस मुल्क में बच चुका है। तमाम साथी जाति जनगणना पे बोले अभी यहाँ, हम जाति जनगणना का नुकसान पिछड़ों का कैसे हुआ। आज यादव कहता है मैं यादव हूं, आज नाई कहता है मैं नाई हूं, आज कुर्मी कहता है मैं कुर्मी हूं, खेती मेरा काम है। जब साइमन कमीशन बैठाया गया जाति जनगणना के नाम पर, तो इस देश के ब्राह्मण समाज के लोगों ने, इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे बैकवर्डों को गुमराह कर दिया। नाई से पूछा गया तुम कौन हो, जब साइमन कमीशन के लोग पूछने गए तो उसने अकड़ के बताया कि हम ठाकुर हैं। हाय नाई बन गए ठाकुर। यादवों से पूछा गया तुम कौन के, नाम रघुवंशी हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। कुर्मियों से पूछा गया तुम कौन हो, कौन, हम छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज से, हम राजा महाराजा रहे। सबको बेवकूफ बनाया गया और बेवकूफ बना के जाति जनगणना जो उस वक्त हुई, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसको सामने रखते हुए दूसरी गलती, ये 70 साल पहले ये काम हुआ था,
65 साल पहले, ये फिर होने जा रहा है। ऐसा ना हो कि वही गलती आप भी कर जाइए कि नाई की तरह कह दीजिए हम ठाकुर हैं, आप मंसूरी की तरह कह दीजिए हम शेख हैं, हम फला हैं, हम ढेका हैं। कुछ नहीं, हम मंसूरी हैं। अगर वो आदमी मंसूरी लफ्ज ना समझ पाए तो उससे कहिए हम नद्दाफ हैं, नद्दाफ ना समझ पाए तो कहिए दुनिया है, बिना है, जैसे भी हो उसको ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं। उसको अगर आप बता देंगे हकीकत, जो सब छुपाएंगे, तो 60 साल हिंदुस्तान के अंदर पिछड़ों का नुकसान हो रहा है। 60 साल से आपका नुकसान कितने दिन होगा, एक पीढ़ी चली जाएगी। इसलिए जाति मनगणना पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी एक साहब ने, जमात के कई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जावेद इकबाल नर्सरी खोले हैं, ये जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो दूसरे दिन अपनी पार्टी बना लेता है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मैंने इनको जिम्मेदारी दी, ये कल अपना बना ले तो मेरी क्या जिम्मेदारी? मगर उसके बावजूद अभी यहाँ आप लोगों को तो ये भाई आप ही तरफ से किसी का सवाल था, मैं आपका था, मैं आपके साथ साथ सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जमात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मंसूरी के नाम पे आप मुत्तहिद होने की बात करोगे, यूनिटी पैदा करने की बात करेंगे, आप उस सबको एक करने की बात करेंगे। और आप अगर कह देंगे कि जावेद इकबाल मंसूरी आज ये तय हो गया है कि अब कल से जो जमात का प्रोग्राम होगा उसमें तुम्हारी कुर्सी सबसे पीछे लगेगी, तुम वहां बैठना। मैं जमात के लिए, अपने ब्लड के लिए, अपनी बिरादरी के लिए सारी कुर्बानी देने को तैयार हूं। और साथियों, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चूना देख के चलता था। मेरा प्रोग्राम जहां होता था, अभी मैं स्वीप पे आया हूं। आपकी गाड़ी का नाम क्या है जिसपे लाए आप? स्वीप ही तो है। मैं स्वीप पे आया हूं। 50-50 गाड़ियां मेरे पीछे चलती थी। 50-50 गाड़ियां जब मैं मंत्री था उस वक्त तो 50 चलती थी। जब मैं मंत्री नहीं था, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदों पर था, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश मुमताज अली देखते थे तो पूरब जावेद इकबाल देखते थे। 1 to 1 मायावती से बात करता था। 30 गाड़ी 40 गाड़ी पीछे चलती थी, चूना लगा रहता था, चूना देख के चलता था। मगर साथियों, एहसास हो गया ये जो गाड़ी पीछे 25-30 चल रही है, ये जावेद इकबाल तुम्हारी नहीं है, ये सब के सब चमार समाज की है, मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की। मगर जिस स्वीप पे मैं बैठ के आज आया हूं, अकेले जिस स्वीप पे बैठ के आया हूं, वो स्वीप जावेद इकबाल की है, मंसूरी की है। तो मैं मस्त हूं एक ही गाड़ी पे, छोटी सी गाड़ी है मगर मैं उसी पे मस्त हूं कि वो अपनी है। इसलिए ये शौक पूरा हो चुका, बहुत कम उम्र में, बहुत कम एज में ये शौक पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूं जमात की बेहतरी के लिए, जमात को हक और हुकूक दिलाने के लिए, जमात को कैसे आप इकट्ठा करिए, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, मेरी कहां जरूरत है, आप ले चलिए मुझको। मैं हर तरह से वक्त देने को, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए, आज से बड़ा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता, आज से बड़ी चीज मेरे लिए नहीं हो सकती कि एक तरफ मेरी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और आज से 1 साल पहले जब वो फिजिकली फिट थी, माँ मेरी जब फिजिकली फिट थी तो कहने लगी कि आज बेटा रात में खाना खाने के बाद हमारे पास अकेले बैठना, सबको हटा देना, कोई रहेगा नहीं। आजाद भाई सब जानते हैं। मैं शाम को बैठ गया अकेले 9 साढ़े 9 बजे, दरवाजा भेड़ दिया। हम 2 माँ बेटे हैं, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। उन्होंने कहा पापा, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुए लगभग 8 साल हो गया। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों लोग हयात में थे, जिंदा थे, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि अगर हम, जाना दोनों को है, मौत बरहा के यही एक सच है, मौत बरहा के, अगर हम पहले गए या तुम पहले गई, जो रहेगा वो आखिर वक्त पप्पू के साथ रहेगा। मेरा घर का नाम पप्पू है। मेरी माँ ने कहा कि भाइयों को ना बताना ये बात, ये पापा तुम्हारे कह के गए। 20 साल से मेरे साथ हैं वो, 20 साल से मेरे साथ हैं। जो भी थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ, मगर आप लोगों से ये अपील करूंगा कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। 2 दिन में कुछ रिकवरी हुई है और हम भी टाइम से लखनऊ पहुँच जाएँ। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अब, इंजीनियर साहब, आप यहाँ या कहीं भी, आप मेरे अल्फाजों को टेस्ट कर लीजिए, एक ऐसा प्रोग्राम करा दीजिए कि सड़क जाम हो जाए 2 घंटा 4 घंटा, और फिर देखिए दूसरे दिन से आप पहलवान हो जाएंगे। और आपके साथ साथ आपकी बिरादरी के लोगों को, यहाँ का MLA, MP, कारपोरेटर, जितने नेता जिस दल के हैं,
सब आपकी खैर खैरियत लेना शुरू कर देंगे, आपकी इज्जत बनेगी, ताकत बनेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपनी